कसायणाणया संयम दंसन लेस्या भव्या सम्मति सन्निहारे गुण जीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्गणा होय ओभियोगो वियकमसो बीसम तो परूबणा बढ़िया क्षण भी पच्चा भी है जाइया कलकोटि संजया सवे गहनादि जैन बढ़िया चौकमिण 24 ठाणाणी। झाड़ा आगे पढ़ेंगे। झाड़ा भी है पच्चा भी है जाई है कुलकोटि संजया सवे गहनादि जैन बढ़िया कमीण 24 ठाणाणी। दूसरा पड़ेगा गुण जीव पज्जति वाला। ठीक है। पंच परमेष्टि भगवान की इस प्रकार से 24 स्थानों में गुण स्थान की चर्चा चल रही थी। कितने गुण स्थान हो चुके थे? 8 तक 9 हुए। 8 गुण स्थान तक पढ़ चुके हैं। 8वीं सीढ़ी पार कर चुके। अब 9वें नंबर का गुण स्थान कौन सा है? अनवृत्तिकरण गुण स्थान। ठीक है। 9वां गुण स्थान अनवृत्तिकरण गुण स्थान है। 9वें अनवृत्तिकरण गुण स्थान में 24 स्थान कौन कौन से किस प्रकार से हैं उन सबको यहाँ पर देखना है और जानना है। पुस्तकें सभी के पास पहुँच चुके, नहीं हो तो और देख लेंगे, ले लेंगे सभी को। यहाँ पर तो नहीं रखी। अच्छा जी, आज चतुर्दशी है ना? चतुर्दशी आज सुना दो बस। हो गया? अनुमति हो गया था तो फिर कौन सा सूक्ष्म संप्राय पढ़ना? अच्छा ठीक है, सूक्ष्म संप्राय निकालते हैं फिर। कुछ सुना दो ऐसे ही। सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखना है क्रम क्रम से सभी को ज्ञात है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान का मतलब क्या होता, कितने नंबर का है? सूक्ष्म संप्राय 10वां गुणस्थान। ठीक है। और 10वें गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय का मतलब क्या है? संप्राय यानी कसाय, और सूक्ष्म यानी जहाँ पर थोड़ी सी रह गई हो उसको सूक्ष्म संप्राय। सारी कसाएं तो समाप्त हो जाती, मात्र सूक्ष्म लोभ रह जाता। और कैसे रह जाता है सूक्ष्म लोभ? तो एक उदाहरण आता है, जैसे आपने देखा ना सफ़ेद कपड़े। ठीक है। सफ़ेद कपड़े में एक तो देखो माता जी साड़ी पहने कौन सी है? सफ़ेद है। दूसरा ब्रह्मचारी जी कपड़ा पहन सफ़ेद पहने वो भी कैसा है? सफ़ेद है। फिर दोनों में अंतर क्या है? एक सफ़ेद एकदम पूर्ण रूप से है और दूसरे में थोड़ा सा मटमैलापन होता है। इस प्रकार से तो जो यानी पूर्ण रूप से सफ़ेद हो गया मतलब कसाय समाप्त हो गई, और जिसमें मटले मेलापन है वो क्या है? सूक्ष्म संप्राय के समान। इस प्रकार से जानना चाहिए। समझ में आ गया ना? सूक्ष्म लोभ इसलिए सूक्ष्म संप्राय। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं गति। कितनी गतियों में होगा? एकमात्र, क्योंकि ये सारे जो गुणस्थान चल रहा किसके चलना है? मुनि महाराज के होते हैं, और मुनि महाराज मनुष्य गति में ही होते हैं, इसी आधार पर चलते हैं। गति एक मनुष्य। इंद्रिय कितनी? एकमात्र पंचेंद्रिय। काय कितने? एकमात्र त्रस काय। योग कितने होंगे? योग कितने होंगे? 9। 4 मन, 4 वचन और 1 काय। योग के बाद वेद कितने होंगे? 1 भी नहीं। ठीक है। क्योंकि 9वें गुणस्थान में सभी वेद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। जब वेद नहीं है तो क्या कहलाते हैं? तो 9वें गुणस्थान के बाद सभी अवेद कहलाते हैं। ठीक है। वेद से रहते अवेद कहा जाता। समझ में आ गया? वेद के बाद आगे चल रहा कौन सी? कसाय। तो कसाय कितनी होंगी? एकमात्र सूक्ष्म लोभ। आगे समझ में? 10वें गुणस्थान में कितनी कसाय रहेंगी? सारी कसाय समाप्त। 25 में से समाप्त हो चुकी हैं। एकमात्र सूक्ष्म लोभ कसाय भर रह जाती है, सब समाप्त हो जाती है। ठीक हो गया? कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, 9वें गुणस्थान में समाप्त हो गई ना सब भाई। 9वें गुणस्थान में सभी कसाएं समाप्त हो जाती हैं। एकमात्र 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ बचती है। अपन जब कर्मकांड को जब पढ़ेंगे ना तो उसके आधार पर इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता। और इसमें भी वही उसी चीज को बताया गया। जब इतने उच्च श्रेणी में पहुंच चुके हैं
सारी कसाएं समाप्त, इसीलिए तो उसको सूक्ष्म संप्राय कहा। संप्राय यानी कसाय और सूक्ष्म यानी सूक्ष्म। सभी कसाएं तो समाप्त हो चुकी, मात्र क्या बची? सूक्ष्म लोभ। इसीलिए 10वें गुणस्थान के पहले 9वें गुणस्थान तक के लिए गुणस्थान को क्या बोलते हैं मालूम है आपके लिए? 10वें को सूक्ष्म संप्राय और 9वें को बादर कसाय, बादर गुणस्थान या बादर संप्राय। सूक्ष्म बादर हो गया, तो 9वें तक के गुणस्थानों को बादर संप्राय या बादर गुणस्थान कहे जाते हैं और 10वें को सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहा जाता है। ठीक है, लोभ बता दिया ना। लोभ कसाय यानी अब मतलब उसकी सत्ता भर रह गई अकेली। जैसे आपके यहां पर एक कहीं काम चल रहा है मकान में, किसी स्थान में मकान में काम चल रहा, और जब काम चल रहा है तो पूरा मकान फैला पड़ा है, सीमेंट भी पड़ा, रेत भी पड़ी, धूल भी पड़ी और उपकरण भी पड़े, सब कुछ पड़े। जब तक सब चीज पड़ा है तब तक क्या है? सारी कसाएं हैं। धीरे धीरे अब उसको साफ करना है तो क्या करेंगे? सब एक एक करके पहले बड़े बड़े उपकरण हटा दिया, उसके बाद पत्थर मिट्टी हटा दिया। ठीक है, जैसे जैसे जब तक पहले भरा तो पहला गुणस्थान, एक बड़ी बड़ी चीजें हटा दिया, चौथा गुणस्थान। उसके पश्चात और जब मिट्टी रेत इत्यादि भर पड़ी, मिट्टी रेत को धीरे धीरे हटाते चले जा रहे, तो जैसे जैसे हटाते जाएंगे वैसे वैसे उस स्थान की सफाई होती जाती ना। अब लास्ट में जब पहुंचते हैं 10वें गुणस्थान में तो पूरा सब साफ हो गया, धुलाई भी हो गई, सफाई भी सब कुछ कर दिया। लेकिन धुलाई करने के बाद भी थोड़ा सा भूरापन रहता ना, बस वो जो भूरापन रह गया वो ये सब जो होती है ये बुद्धिपूर्वक नहीं रहती। ठीक है, बुद्धिपूर्वक नहीं रहती। जैसे हम लोग शरीर स्थान की बताई ना, वो स्थान पर जो है कचरा तुम का वही झाड़ू लगाओ निकालो तो निकलेगा क्या? ठीक है, वो कारण कर नहीं करता, किसी को क्षति नहीं पहुंचाता। जो धूड़ापन रह गया वो किसी को क्षति भी नहीं पहुंचाता, बस एकमात्र उसकी एक भूड़ापन उसके अंदर दिखाई दे रहा, लेकिन उसके पूर्ण रूप साफ तो नहीं कहा जाएगा, भूरापन है ना उसके अंदर। जिस प्रकार से भूरापन है किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी प्रकार से उससे कोई किसी को क्षति नहीं होती है, मात्र उसकी एक छोटी सी सत्ता आभा दिखाई दे रही है, इसलिए उसको हाँ कह दिया सूक्ष्म संप्राय। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से यहाँ क्या कहा जा रहा, कौन सा कसाय, कौन सी? सूक्ष्म लोभ रहती है। ज्ञान कितने होंगे 10वें गुणस्थान में? 4 होंगे। मति श्रोतावधि मना पर्याय। ज्ञान के बाद संयम कितने होंगे? तो जिसका कथन चल रहा सूक्ष्म संप्राय चल रहा। उसके पश्चात दर्शन कितने होंगे? तो दर्शन में 3 चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन होंगे। लेस्या कितनी होंगी? एकमात्र शुक्ल लेस्या होगी। भव्य होंगे कि अभव्य होंगे? तो नियम से भव्य होगा। सम्यक तो कितने होंगे? तो 2 श्रेणी हमने कल बताया था, उपसम श्रेणी और छायक श्रेणी। तो 2 श्रेणी की अपेक्षा से 2 सम्यक तो होंगे। इसके पश्चात संगी हो गए कि असंगी? असंगी होगा। संगी के बाद आहारक होगा कि अनाहारक? आहारक ही होगा, अनाहारक नहीं हो सकता। गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय का वर्णन चल रहा। जीव समास कितना कौन सा? संगी होगा। इसके पश्चात पर्याप्ति कितनी होगी? सभी होंगी, पर्याप्त ही होगा। इसके पश्चात प्राण कितने होंगे? तो प्राण भी सारे होंगे। संज्ञा कितनी होंगी? एकमात्र परिग्रह संज्ञा, क्योंकि लोभ बचा ना, तो लोभ और परिग्रह दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए कहते संज्ञा कौन सी? परिग्रह सूक्ष्म लोभ। और क्या उपयोग कितने होंगे? तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन, इस प्रकार से 7 हो जाता है। उपयोग के बाद ध्यान कौन सा होगा? पहले नंबर का शुक्ल ध्यान। ठीक है, हमने कल बताया था ना, 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। 8वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें तक ये चारों गुणस्थान में पहले नंबर का शुक्ल ध्यान, इसका नाम क्या है? पृथक्त्व वितर्क विचार। ठीक है, इस प्रकार से यह जानना चाहिए। और उसके पश्चात आगे चलते आश्रव। तो आश्रव कितने बचे यहाँ पर? कसाय का
1 और योग के 9, तो कितने हो गए? 10। इस प्रकार से आश्रय होते हैं। जाति कितनी बचेंगी? मनुष्य की। और कुलकोटि कितनी? 14 मनुष्य की। इस प्रकार से 10वें गुणस्थान का कथन पूरा हुआ। और उसके पश्चात और पढ़ने का एक उपशांत गुणस्थान, ठीक है, 11वें का और पढ़ लेते हैं। ये भी उसी प्रकार का है, लगभग थोड़ा सा कहीं अंतर आएगा। सबसे पहले गति कितनी? इंद्रिय, काय, योग, योग नहीं, अयोग, हाँ, इसमें कितने बचेंगे? योग भी 9। योग के बाद वेद, जब उस 10वें में नहीं था तो इसमें भी कैसे होगा? वेद के बाद कसाय कितनी? तो सूक्ष्म लोग भी समाप्त हो चुकी, इसलिए कसाय होती हैं। कितनी होती कसाय? कसाय कितनी है? पूरी की पूरी है। 11वें गुणस्थानवर्ती के लिए पूरी की पूरी कसाय हैं, लेकिन कैसी हैं? उपसम रूप में है, ठीक है, उदय में नहीं है। जिस प्रकार से तालाब में पानी है, नीचे गंदा कचरा बैठा है, लेकिन ऊपर पानी एकदम साफ है, इसी प्रकार से अब ऊपर से देख करके कोई क्या भाई तालाब में क्या गंदगी है क्या? तालाब का पानी कैसा है? एकदम साफ है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, ठीक है। इसलिए 11वें गुणस्थान की विशेषता होती है कि 11वें गुणस्थान में सारी कसाएं दबी हुई हैं, और जब वहां से नीचे उतरेगा तो वो सारी कसाएं क्रम क्रम से फिर से ऊपर आ जाएंगे, उसके साथ में मिल जाएंगी। 9वें में आएगा, 8वें में आएगा, 7वें में आएगा, 6वें में आ जाएंगे, तो फिर से सब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब 11वें से छोड़ करके 12वें में चला जाएगा, ये विशेषता होती। अभी श्रेणी की बात चल रही थी ना, 2 प्रकार की श्रेणी कौन कौन सी? उपसम श्रेणी और छायक श्रेणी, ठीक है। तो उपसम श्रेणी जब चलते हैं तो कौन से गुणस्थान में? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 4 गुणस्थान में चलती, समझ आ गया। लेकिन जब छायक श्रेणी चलती है तो कहां से चलती? 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। 11वें में उपछायक श्रेणी नहीं पहुंचता, ठीक हो गया है। उपसम श्रेणी क्रम से चलेगी 8, 9, 10, 11, उपसम श्रेणी क्रम से चलती है। और छायक श्रेणी जब चलती है तो 8 से 8, 9, 10 और 12, ठीक है। 11वें गुणस्थान का क्या है? उपशांत मोह। और 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? क्षीण मोह। उपशांत चो मोह और क्षीण मोह का अंतर क्या होता? उपशांत यानी उपशांत मोह में तो दबे हुए हैं कर्म प्रकृतियां, और क्षीण मोह में क्षय हो गई, तो क्षीण मोह में अब उदय में आने वाली नहीं है, ठीक है। कोई कितना भी उसको हिलाए डुलाए, उसमें क्षय होने के बाद दोबारा उदय में नहीं आती। इन दोनों में इस प्रकार की विशेषता हुआ करती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, प्रश्न कई बार आप लोगों ने तो नहीं किया, प्रश्न आता है कि जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से चलता, और छायक श्रेणी चलते हैं तो 8, 9, 10, 12 ऐसा क्यों होता? 11 में क्यों नहीं जाता? तो ये दोनों का क्रम से एक ही प्रकार की गुणस्थान श्रेणी होती क्या? नहीं, दोनों श्रेणियों के गुणस्थान भले ही हों, लेकिन दोनों श्रेणियों की रास्ता अलग अलग है। हम उसका उदाहरण दिया करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर चढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो कहाँ तक जाएगा? मात्र छत तक जाएगा, छत के बाद फिर नीचे आना पड़ेगा कि नहीं? इसी प्रकार से उपसम श्रेणी जो चढ़ेगा तो उसकी सीमा है छत कौन सी? 11वां गुणस्थान, समझ आ गया? 11वां गुणस्थान उसकी अंतिम सीमा है। 11वां गुणस्थान, उसके बाद आगे उसको जाने की गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए लौट करके यहां पर आना पड़ेगा। और जो छायक श्रेणी है वो कैसी है? छायक श्रेणी इस प्रकार से मानो कि यहाँ की बजाय बाहर आपके मंदिर के बाहर जो खुले स्थान में चढ़ेगा, और खुले स्थान वाला ऊपर उठेगा तो कहां तक जाएगा?
पहली छत पे दूसरी छत और चीजों जाकर के सीधा आसमान में लास्ट तक बाद कहीं तक जा सकता है। इसी प्रकार से जो छायक श्रेणी वाला मान लो कहाँ चल रहा, बाहर खुले में चढ़ रहा है, और खुले में जब चढ़ करके जाएगा तो सीधे गुणस्थान में जाकर के पहले 12वें में, और 12वें गुणस्थान के बाद फिर 13वें में, 13वें से 14वें में, और 14वें से सिद्ध सलाह पर। हाँ, विशुद्धि के हिसाब से होता है। इस प्रकार से आता ही है। हाँ, ये नियम हो गया। 11वें गुणस्थान वाला नियम से नीचे आएगा और 12वें गुणस्थान वाला नियम से ऊपर जाएगा। 12वें गुणस्थान वाला नीचे नहीं आ सकता और 11वें वाला ऊपर नहीं जा सकता। समझ में आ गया? इस प्रकार से, और उसके दोनों का हमने उदाहरण दे दिया। एक की सीमा यह है क्योंकि छत के बाहर जा ही नहीं सकता, और दूसरा ऊपर जा रहा, उसको नीचे आने के लिए कोई निमित्त नहीं मिलता है। इस प्रकार से अपना समय हो गया। इस गुणस्थान को यहीं पर रोक करके आगे की चर्चा बाद में करते हैं। अब भले पंच परमेष्टि भगवान की। अरे